इंग्लैंड के इतिहास में पूर्वी समस्या के ऊपर हम विचार कर रहे थे। 1828 से लेकर 1878 तक पूर्वी समस्या या तुर्की के क्षेत्र में उत्पन्न समस्या के विषय में प्रथम वीडियो में हमने क्रीमिया युद्ध के पूर्व तक की परिस्थितियों पर चर्चा की थी। आज के इस दूसरे वीडियो में, दूसरे भाग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से। आज हम दूसरे भाग में बात करेंगे पूर्वी समस्या इंग्लैंड के संदर्भ में। क्रीमिया युद्ध से प्रारंभ करेंगे और 1878 तक, बर्लिन कांग्रेस तक विभिन्न प्रधानमंत्रियों के काल में किस प्रकार की नीति अख्तियार की गई पूर्वी समस्या को लेके, या तुर्की में उत्पन्न समस्या या तुर्की के कारण जो मुख्य रूप से उत्पन्न समस्या थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि पूर्वी समस्या से अर्थ यूरोप के पूर्व में स्थित तुर्की के साम्राज्य की जो समस्या थी, वहाँ जो समस्या उत्पन्न हो रही थी। तुर्की ने 1453 से एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया दोनों क्षेत्रों में विस्तृत था। मूल रूप से यह देश एशिया का है, किंतु इसका जो साम्राज्य था वह यूरोप तक फैला हुआ था। यहाँ के जो शासक थे वो इस्लाम को मानने वाले थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, और धार्मिक कट्टरता की नीति उन्होंने अपनाई थी। जबकि उनकी प्रजा, साम्राज्य की प्रजा, विशेषकर यूरोपीय जो प्रजा थी उसके साम्राज्य की, वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे और स्वाधीनता की भावना भी उनमें थी। इसके कारण यहाँ पर लगातार विद्रोह होते रहे थे। ग्रीस की स्वाधीनता युद्ध के बारे में हमने चर्चा कर ली है, और मिस्र में भी उत्पन्न समस्या के विषय में पिछले पीरियड में हमने चर्चा की है। अब मुख्य रूप से क्रीमिया युद्ध और उसके बाद की परिस्थितियाँ, किस प्रकार से इंग्लैंड ने इसका सामना किया और किस प्रकार से बर्लिन कांग्रेस का आयोजन दबाव डालकर किया गया और रूस के हित को सीमित किया गया, उसके अधिकारों को सीमित किया गया और तुर्की की रक्षा की गई, इस विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्रीमिया युद्ध की परिस्थितियां देख लेते हैं। क्या कारण थे, किस तरह की परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में क्रीमिया का युद्ध प्रारंभ हुआ। दुर्बल तुर्की में निवासित ईसाई प्रजा स्वाधीनता की चाह रखती थी। रूस के द्वारा ग्रीस के ईसाइयों को मदद दी जा रही थी। ग्रीस या यूनान एक ही है। रूस का हस्तक्षेप तुर्की के मामले में लगातार हो रहा था। ब्रिटेन रूस को प्रतिबंधित करना चाहता था, हम चर्चा कर चुके हैं, तथा तुर्की की सुरक्षा हेतु इच्छुक था। ये उसकी नीति रही थी कि रूस को वह प्रतिबंधित करना चाहता था लगातार तुर्की के क्षेत्र में, कि वह विस्तार ना पाए, उसके अधिकार ना बढ़ें और तुर्की की रक्षा हो। यही उसका मूल उद्देश्य पूर्वी समस्या को लेकर इंग्लैंड का था। फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय अपने गौरव हेतु युद्ध करना चाहता था, मान सम्मान पाना चाहता था, गौरव के लिए इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपनी जनता को यह बता सके कि वह भी नेपोलियन बोनापार्ट की तरह महान है। जार निकोलस महत्वाकांक्षी था, जो रूस का शासक था। इसी प्रकार नेपोलियन तृतीय भी महत्वाकांक्षी था। कुछ कैथोलिक चर्च के संरक्षण का मामला उठा। इन चर्चों को फ्रांस का संरक्षण प्राप्त था। 1853 में रूस ने भी इसी तरह की मांग की, तुर्की से की, और जार ने अपना प्रतिनिधि मेक्सिको को तुर्की भेजा। चर्च के कुछ क्षेत्रों के चर्चों पर वह अपना अधिकार या संरक्षणत्व मांग रहा था, किंतु तुर्की ने इस तरह की मांग को अस्वीकार कर दिया। रूस के जार के द्वारा तुर्की को पत्र लिखा गया, किंतु इस पर भी तुर्की के शासक ने कोई ध्यान नहीं दिया। रूस ने मालदेविया और वॉलेसिया पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांस और इंग्लैंड ने अपनी सेना, उसकी प्रतिक्रिया में, रूस के आक्रमण की प्रतिक्रिया में अपनी सेना फ्रांस और इंग्लैंड ने बेसिका की खाड़ी में भेज दिया। इस तरह तनावपूर्ण परिस्थितियां इस क्षेत्र में उत्पन्न हो गईं। वियना में सम्मेलन बुलाया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस इसमें सम्मिलित हुए। एक प्रपत्र तैयार किया गया जिसमें रूस को ईसाई क्षेत्रों का संरक्षण देने की बात कही गई। तुर्की से यह संरक्षण उसको प्राप्त हो जाता, परंतु तुर्की ने
ये जो मसौदा तैयार किया गया था, लेख तैयार किया गया था, प्रपत्र तैयार किया गया था, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। वो परिवर्तन क्या था? अब इस पत्र या प्रपत्र का आशय बदल गया। यह हो गया कि तुर्की की ओर से रूस ईसाइयों का संरक्षक होगा, जबकि पहले था कि सीधे तौर पर रूस इनका संरक्षक होगा, ये लिखा गया था। लेकिन भाषा बदल दी गई, मसौदा प्रपत्र बदल दिया गया तुर्की के द्वारा, शब्द उसके बदल दिए गए और अब ऐसा आभास होने लगा कि तुर्की की ओर से यह अधिकार उसको दिया गया है। तुर्की सर्वे सर्वा है और उसकी तरफ से रूस को यह अधिकार दिया जा रहा है, किंतु रूस ने इसे अस्वीकार कर दिया। ऑस्ट्रिया और प्रसा ने रूस का पक्ष लिया, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन ने तुर्की का समर्थन किया। 2 जुलाई 1853 को रूस ने इंग्लैंड और फ्रांस की सेना को खाड़ी से हटाने के लिए कहा। तब रूस तुर्की से हटेगा, यानी रूस ने शर्त रख दी, पहले बेसिका की खाड़ी में जो इंग्लैंड और फ्रांस की सेना है वहाँ से हटे, तब फिर रूस मोल्देविया और वालेसिया से वापस जाएगा। किंतु पामस्टन ने इसको स्वीकार नहीं किया। बात अहम किया ईगो की ही थी। कोई भी पहले कदम उठा सकता था, लेकिन सभी दूसरे पर शर्त लाद रहे थे, खुद कोई कदम नहीं उठा रहे थे। 5 अक्टूबर 1853 को इस परिस्थिति में तुर्की ने उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि वह देख रहा था कि फ्रांस और इंग्लैंड दमदारी के साथ, पूरे समर्थन के साथ उसके साथ खड़े हुए। इसका लाभ उसने उठाया और तुर्की, जो कि स्वयं कमज़ोर था, रूस के सामने बहुत कमज़ोर देश था, उसने अल्टीमेटम जारी कर दिया कि 15 दिन में रूस तुर्की से हट जाए, मोल्देविया वालेसिया के क्षेत्र को खाली कर दे, लेकिन अगर वह वापस नहीं होगा तो युद्ध घोषित कर दिया जाएगा। और अब हम देखते हैं युद्ध का इसी परिस्थिति में आरंभ हुआ। ऐसी स्थिति में 23 अक्टूबर 1853 को तुर्की के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई। रूस के खिलाफ, कमज़ोर देश ने शक्तिशाली देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, इंग्लैंड और फ्रांस के भरोसे में। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इस समय एवरडेन था। वह ढुलमुल नीति अख्तियार किए हुए था। 4 जनवरी 1854 को फ्रांस के उकसावे पर ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने काला सागर में प्रवेश किया। पुनः रूस को हटने के लिए अल्टीमेटम दिया गया, किंतु रूस ऐसा उसने नहीं किया रूस ने, और ऐसा नहीं करने पर युद्ध की घोषणा इंग्लैंड और फ्रांस की ओर से कर दी गई। मोल्देविया और वालेसिया पर आक्रमण कर रूस को वहां से हटा दिया गया। अल्मा के युद्ध क्षेत्र में सितंबर 1854 में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। बालाक्लावा के रण क्षेत्र में भी मित्र राष्ट्र रूस के खिलाफ सफल हुए। इंकरमैन के युद्ध क्षेत्र में भी मित्र राष्ट्र सफल हुए। इस प्रकार लगातार मित्र राष्ट्रों की सेना विजयी होती रही। नवंबर में रूसी ठंड के कारण बड़ी संख्या में मित्र राष्ट्रों के सैनिक, विशेषकर इंग्लैंड के सैनिक, मारे गए। मित्र राष्ट्रों की सेना में अव्यवस्था फैल गई। कपड़े, जूते और दवाइयों की कमी हो गई। एवरडेन ने इन परिस्थितियों में त्यागपत्र दे दिया और 1855 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन बना। पामस्टन के प्रधानमंत्री बनते ही पामस्टन के द्वारा इस क्षेत्र में, ये जो क्रीमिया का क्षेत्र था रूस का, ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र था और स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र नहीं था, जंगली और दलदली क्षेत्र था। यहाँ पर शिविर लगाना मुश्किल था, सैनिकों की आवाजाही भी मुश्किल थी, कीचड़ फैला हुआ था, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र नहीं था। इस क्षेत्र में आने जाने का साधन, आवागमन का साधन भी नहीं था। यहाँ पर रेल और सड़क की सुविधा पामस्टन के द्वारा उपलब्ध कराई गई और इसके कारण शिविरों में युद्ध सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकी। मित्र राष्ट्रों की स्थिति में सुधार हुआ। इस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसके कारण से वह प्रसिद्ध हुई थी। नर्सिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। 1855 में जार निकोलस की मृत्यु हो गई, जो जद्दी था, उसकी मृत्यु हुई। अलेक्जेंडर जार बना, जो अपेक्षाकृत उदार था। इस समय 1855 में सेबस्टोपोल का किला मित्र राष्ट्रों ने जीत लिया, उनको संतुष्टि हुई और अंततः 1856 में पेरिस में जाकर संधि हुई थी। पेरिस की संधि देख लेते हैं। तुर्की को यूरोपीय राष्ट्र माना गया और सुरक्षा का वचन दिया गया। तुर्की के सुल्तान के द्वारा भेदभाव रहित शासन का वचन दिया गया। ईसाई प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वचन दिया गया। काला सागर को तटस्थ मान लिया गया। कार्स का प्रदेश तुर्की को और क्रीमिया का प्रदेश रूस को वापस किया गया। डेन्यूब नदी का मार्ग सभी के लिए खोल दिया गया और मोल्देविया और वालेसिया तुर्की के अधीन स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिए गए।
इस युद्ध से ब्रिटेन को अत्यधिक जन और धन की हानि हुई। इस काल में रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ तथा नर्सिंग सेवाओं का महत्व स्थापित हुआ। रेड क्रॉस लगाकर अगर कोई गाड़ी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करे तो उसको तटस्थ माना जाए, चिकित्सा सुविधा के लिए इसे भेजा जाने लगा। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों की स्थापना हुई। इस युद्ध में इंग्लैंड सफल तो रहा, किंतु उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो क्रीमिया के युद्ध को अत्यधिक अनावश्यक युद्धों में माना जाता है। कुछ चर्चों के संरक्षण का मामला था। संरक्षण का अधिकार देने को तुर्की तैयार भी था, केवल बात बात का फर्क था। तुर्की की ओर से अधिकार दिया जा रहा है, रूस ने इसको स्वीकार नहीं किया। रूस शर्त लगाता रहा, ब्रिटेन और फ्रांस शर्त लगाते रहे, तुर्की शर्त लगाता रहा, और इस तरह बहुत छोटी सी बात ने एक भयंकर युद्ध का रूप लिया और उसकी बड़ी कीमत भी सभी देशों को चुकानी पड़ी। इंग्लैंड को भी बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ी, किंतु अपने उद्देश्यों में अंततः ब्रिटेन इस युद्ध में सफल रहा था। पामस्टन ने दृढ़तापूर्वक नीति अपनाई और मित्र राष्ट्रों को सफलता प्राप्त हुई। इसके पश्चात बाल्कन क्षेत्र में पुनः विद्रोह शुरू हुआ। बोस्निया और हर्जेगोविना के क्षेत्र में, जो कि तुर्की के अधीन था, टर्की या तुर्की के अधीन, 1875 में वहाँ के निवासियों ने तुर्की के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तुर्की के द्वारा क्रूरतापूर्वक इनका दमन प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र के निवासी ज़्यादातर ईसाई थे, अतः यूरोपीय देशों की सहानुभूति उनके प्रति थी। यूरोपीय देशों के साथ डिजरेली, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ने भी तुर्की के सुल्तान के इन क्षेत्रों में सुधार करने तथा ईसाई प्रजा को सुविधा देने की मांग की। अतः सुल्तान को अंततः यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वह ईसाई प्रजा की मांगों को पूर्ण करेगा, यद्यपि उसने कुछ किया नहीं। इस कारण यूरोपीय देशों ने उससे मांग की कि वह 2 माह तक बोस्निया और हर्जेगोविना के विद्रोहियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करे। इस मांग में डिजरेली यानी ब्रिटेन सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि वह तुर्की का समर्थन कर रहा था, जैसा कि ब्रिटेन की विदेश नीति का उद्देश्य था तुर्की के प्रति या पूर्वी समस्या के प्रति। बल्गारिया पर संकट शुरू हुआ। बल्गारिया पर भी तुर्की का शासन था। यहाँ के निवासी भी ईसाई थे। 1876 में उन्होंने सुल्तान के क्रूर कार्यों से परेशान होकर विद्रोह करना प्रारंभ किया। विद्रोह का दमन सुल्तान के द्वारा क्रूरतापूर्वक किया गया। बल्गारिया के निवासियों पर अत्याचार हुए। बतख के एक गिरजाघर में 1200 ईसाइयों को बंद कर जला दिया गया। यह देखकर भी डिजरेली शांत बना रहा तथा उसने मौन रूप से तुर्की का समर्थन किया। उसकी बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को, 1200 लोगों को जलाकर मार दिया गया था। इस तरह यहाँ भी संकट उत्पन्न हुआ। सेंट स्टेफनो और बर्लिन की संधियाँ। 1877 में रूस तुर्की युद्ध हुआ। रूस इसमें सफल हुआ। उसके पश्चात सेंट स्टेफनो की संधि हुई थी तुर्की और रूस के बीच, जिससे वृहद बल्गारिया का निर्माण हुआ। इसमें रूस का योगदान था तथा उसके संरक्षण में बल्गारिया निर्मित हुआ। रूस ने इस संधि के माध्यम से अनेक सुविधाएं एवं अधिकार भी तुर्की के क्षेत्र में प्राप्त कर लिए। इससे भारतीय साम्राज्य अथवा पूर्व की ओर इंग्लैंड के साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हुआ। डिजरेली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के अपने भाषण में घोषित किया कि इंग्लैंड के साम्राज्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह इंग्लैंड की नीतियों के खिलाफ था कि रूस बड़े तेजी के साथ तुर्की के क्षेत्र में अधिकार प्राप्त कर रहा था और बहुत सारे क्षेत्र भी उसने प्राप्त किए थे और उसके प्रभाव में निरंतर वृद्धि हो रही थी। उसने कहा, डिजरेली ने, कि 1856 ईस्वी में पेरिस संधि के अनुसार तुर्की की रक्षा होनी चाहिए तथा इस हेतु उसने यूरोपीय सम्मेलन की मांग की। दबाव बनाकर रूस की स्वीकृति के पश्चात बर्लिन में यूरोपीय राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित कराने में वह सफल रहा। इसमें ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और तुर्की के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में डिजरेली एवं सेलिसबरी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह बर्लिन में आयोजित हुआ था। इसमें जो सहमति की शर्तें थीं या संधि की शर्तें थीं वो इस प्रकार थीं। सर्बिया, मोंटेनिग्रो और रोमानिया को तुर्की से स्वतंत्रता प्रदान की गई। ये यूरोपीय क्षेत्र थे, एक एक कर इनको आज़ादी दी गई। बल्गारिया को छोटा कर
तुर्की के अधीन स्वायत्त राज्य बना दिया गया। वृहद बल्गारिया समाप्त कर दिया गया। बेसरबिया को रूस को दिया गया। बोस्निया और हर्जेगोविना को तुर्की की अधीनता से बाहर कर ऑस्ट्रिया के संरक्षण में रख दिया गया। कार्स और बातूम रूस के संरक्षण में दे दिया गया। साइप्रस का महत्वपूर्ण द्वीप इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। ये प्रमुख बातें थीं बर्लिन संधि की जो शर्तें थी उसमें। इस तरह से बर्लिन कांग्रेस समाप्त हुआ और इंग्लैंड के जो हित थे उसको साधने में अंततः डिज़राइली को सफलता प्राप्त हुई। बर्लिन की संधि डिज़राइली की विजय थी। रूस के विकास को उसने पूर्व की ओर प्रतिबंधित कर लिया तथा साइप्रस का द्वीप अपने देश के लिए प्राप्त किया। डिज़राइली जब अपने देश वापस पहुंचा बर्लिन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद, तो उसका विशाल जनसमूह ने स्वागत किया। डिज़राइली ने उस समय कहा था, मैं आप लोगों के लिए सम्मानपूर्ण शांति लाया हूँ। बहुत हद तक बात सही थी, यद्यपि ये अंतिम समाधान नहीं था। बर्लिन कांग्रेस की जो व्यवस्था थी वह स्थायी सिद्ध नहीं हुई। बहुत शीघ्र पुनः पूर्वी समस्या उत्पन्न हो गई। किंतु इस समय तक की स्थितियों में ब्रिटेन को यह सफलता प्राप्त हुई। रूस ने जो बड़ा अधिकार तुर्की के साम्राज्य में प्राप्त कर लिया था, बड़ा प्रभाव उसने प्राप्त कर लिया था, इससे ब्रिटेन को खतरा उत्पन्न हो गया था और ब्रिटेन की विदेश नीति का जो लक्ष्य था उसके विपरीत स्थितियां पूर्वी समस्या में या तुर्की के साम्राज्य में उत्पन्न हो गई थी। तो रूस के अधिकार को प्रतिबंधित करने में और अपने अनुसार व्यवस्था बनाने में इंग्लैंड बहुत हद तक सफल हुआ था। तो ये बर्लिन कांग्रेस था 1878, जो हमारे इस वीडियो की अध्ययन की सीमा है। तो इसमें अब हम देख लेते हैं क्या निष्कर्ष पूरे इस काल के विषय में। ब्रिटेन के द्वारा पूर्वी समस्या अथवा तुर्की के प्रति जो नीति निर्धारित की गई थी उसके अंतर्गत तुर्की को सहायता प्रदान करके उसकी रक्षा करना इंग्लैंड का प्रमुख लक्ष्य था। इसे प्राप्त करने में उसने 1828 से, हमारे अध्ययन काल 1828 से 1878 तक अंततः सफलता प्राप्त की थी। यद्यपि कई बार वह असफल होते हुए दिखा, किंतु फिर उसके बाद स्थितियां संभाल ली गईं। तो 50 वर्ष का जो काल था इसमें ज़्यादातर मामले में अंततः ब्रिटेन को सफलता प्राप्त हुई, यह निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। इस अवधि में ग्रीस या यूनान को स्वतंत्र कराने में 1828 के पूर्व ही सफलता प्राप्त हो चुकी थी। जैसे कि हमने चर्चा की थी पहले वीडियो में, कैनिंग के द्वारा सेना भेजकर मिस्र और तुर्की की जल सेना को परास्त करके ग्रीस को स्वाधीन किया गया था। यद्यपि इसके बाद भी ग्रीस में पूर्ण शांति स्थापित नहीं हुई थी, उसके बाद भी संघर्ष चला जिसकी हमने चर्चा की। इसके पश्चात प्रधानमंत्री वेलिंगटन की त्रुटिपूर्ण नीति जो अपनाई गई थी उसके कारण जो इंग्लैंड को लाभ प्राप्त हुआ था, वेलिंगटन ने, आपको ज्ञात है कि उसने जो सफलता प्राप्त की गई थी 9 दिनों के युद्ध में, उसके लिए क्षमा मांग ली थी और अपने आप को या ब्रिटेन को वहाँ के मामलों से अलग कर लिया था। इससे बड़ा नुकसान इंग्लैंड को उठाना पड़ा था, किंतु बाद में पामस्टन के द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति कर ली गई थी। तुर्की के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की गई। उसके द्वारा मिस्र के पासा मेहमत अली एवं उसके सहयोगी फ्रांस को प्रतिबंधित करने में अंततः सफलता प्राप्त की गई थी तथा पामस्टन के द्वारा तुर्की के अधिकारों की रक्षा की गई। इसी प्रकार से क्रीमिया के युद्ध में, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जितने भी इनके मित्र राष्ट्र थे, इनको अंततः सफलता प्राप्त हुई थी तथा रूस को नियंत्रित करने में इंग्लैंड इस युद्ध के माध्यम से सफल रहा। यद्यपि इसकी बड़ी कीमत इंग्लैंड को चुकानी पड़ी। सैन स्टेफनो की जो संधि हुई थी उससे जो लाभ रूस को प्राप्त हुआ था उससे उसको वंचित करने में भी इंग्लैंड सफल रहा तथा बर्लिन कांग्रेस के माध्यम से रूस को नियंत्रित किया गया एवं साइप्रस का महत्वपूर्ण क्षेत्र इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंग्लैंड अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने में पूर्वी समस्या अथवा तुर्की के क्षेत्र में सफल रहा था। यद्यपि पूर्वी समस्या का अंतिम समाधान ब्रिटेन के द्वारा नहीं निकाला जा सका, क्योंकि वह कमज़ोर तुर्की की रक्षा कर रहा था जो वस्तुतः नीति के विरुद्ध था।
वस्तुतः तुर्की कमज़ोर था, किंतु बार बार ब्रिटेन उसको सहारा देकर उसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि एशियाई साम्राज्य को अंग्रेज़ों के कोई खतरा उत्पन्न न हो, किंतु जो स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। अतः अंततः तुर्की को बिखरना पड़ा, क्योंकि तुर्की कमज़ोर हो चुका था। वहाँ इस्लामिक शासन स्थापित था, जो कट्टर शासन स्थापित करना चाहता था, जबकि उसकी प्रजा ईसाई प्रजा थी। उसने इसको अस्वीकार किया। स्वाधीनता की भावना का आधुनिक काल में जन्म हो गया था, जो ईसाई प्रजा थी यूरोपीय क्षेत्र में। इस कारण से लंबे समय तक तुर्की इन क्षेत्रों पर अधिकार न रख सका और आगे चलकर एक एक कर सभी क्षेत्र जो मुख्य रूप से यूरोप के क्षेत्र में थे स्वाधीन होने लगे और अंततः तुर्की को बिखरना और टूटना पड़ा था। किंतु इस अध्ययन काल में हमने देखा कि किस प्रकार से इंग्लैंड ने अंततः अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की थी। यद्यपि उसकी बड़ी कीमत क्रीमिया के युद्ध जैसे युद्धों में, व्ययपूर्ण युद्धों में, अनावश्यक युद्धों में उसको अत्यधिक व्यय करना पड़ा, लेकिन अपने उद्देश्यों में इंग्लैंड बहुत हद तक इस काल में सफल रहा।